गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इसमें 9/11। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इसी हमले को 9/11 कहा जाता है। सितंबर 11 तारीख। इस हमले में अमेरिका के 4 व्यावसायिक प्लेन हाईजैक होते हैं और उस 4 प्लेन में से 2 प्लेन न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर से टकराए जाते हैं और एक प्लेन इनके रक्षा मंत्रालय पेंटागन पे जाकर टकराता है और एक प्लेन जो हाईजैक हुआ वो खेत में जाके गिर जाता है। तो अमेरिका के इतिहास में और दुनिया में ही ये बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी। इस घटना ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हिला दिया था और इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल आतंकवादी संगठन था अल कायदा। 9/11 and the global war on terror. On 11 September 2001, 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US. One airliner's H crashes into the north and south tower of the World Trade Center in New York. A third aircraft crashes into the Pentagon building in Arlington, Virginia, where the US Defense Department is headquartered. The fourth aircraft, presumably bound for the Capitol buildings of the US Congress, came down in a field in Pennsylvania. The attack has come to be known as 9/11. तो 9/11 अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी और इसमें अमेरिका के 4 बड़े प्लेन हाईजैक हुए। उन 4 प्लेनों में से 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर के साथ टकराए गए, नॉर्थ और साउथ टावर के साथ। एक इनके डिफेंस डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर था पेंटागन, वहां जाके गिरा और एक जिसको टारगेट किया गया था, टारगेट तो था यूएस कांग्रेस की बिल्डिंग पर अटैक करने का, पर यूएस कांग्रेस की बिल्डिंग में अटैक ना हो वही खेत पे जाके गिर गया। तो ये अटैक 9/11 के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ पिक्चर्स दे देखिए। उस घटना के अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी जो रिपोर्ट आई है उसकी पिक्चर है ये। अमेरिका में मंथ पहले और डेट बाद में लिखने का चलन है, तो इससे 9/11 कहते हैं और हम इंडिया में हम डेट पहले और मंथ बाद में लिखते हैं। In America, the convention is to write the month first, followed by the date. Hence the short form 9/11 instead of 11/9 as we would write in India. The attacks killed nearly 3,000 persons. In terms of their shocking effect on Americans, they have been compared to the British burning of Washington DC in 1814 and the Japanese attack in Pearl Harbor in 1941. इस अटैक ने पूरी अमेरिका को, पूरी दुनिया को हिला दिया था। अमेरिका की हिस्ट्री में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। इससे पहले 1914 में वाशिंगटन डीसी में ब्रिटेन द्वारा आगजनी कराई गई थी और 1941 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान ने अमेरिका के आइलैंड्स पर्ल हार्बर पर अटैक करवाया था। तो इस अटैक को इनके साथ कंपेयर किया गया जो 1814 में वाशिंगटन डीसी में ब्रिटेन द्वारा जो आगजनी की गई थी और 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर जो अटैक किया गया था, इसको भी उसी घटना के साथ कंपेयर किया गया। However, in terms of loss of life, 9/11 was the most severe attack on US soil since the founding of the country in 1776. 1776 में US अमेरिका की स्थापना हुई थी। इससे पहले ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी और अपनी स्थापना के बाद अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा अटैक था। The US response to 9/11 was swift and ferocious. Clinton had been succeeded in the US presidency by George W. Bush of the Republican Party, son of the earlier president George H.W. Bush. 9/11 की घटना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी घटना थी। इस समय तक क्लिंटन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो चुका था और नए राष्ट्रपति बन गए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि प्रीवियस राष्ट्रपति H.W. बुश के बेटे थे।
Unlike Clinton, Bush had a much harder view of US interests and of the means by which to advance them. क्लिंटन का व्यूज काफ़ी सॉफ्ट था, मिलिट्री पावर की तरफ क्लिंटन का ध्यान कम था। वहीं जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नेचर बहुत हार्ड था, इनकी पॉलिसी बहुत हार्ड थी और यूएस इंटरेस्ट को लेकर काफ़ी सेंसिटिव थे। As a part of its global war on terror, the US launched Operation Enduring Freedom against all those suspected to be behind this attack. अमेरिका ने दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए और इस घटना के लिए 9/11 की घटना के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें ढूंढ निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और उसी ऑपरेशन को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहते हैं। और इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल अलकायदा जो संगठन थे उनको उनके जहाँ पे उनके गढ़ थे वहाँ से उनको ढूंढ निकाला गया है, वहाँ पे अटैक कराए गए हैं। This attack mainly Al-Qaeda and the Taliban regimes in Afghanistan. The Taliban regimes was easily overthrown, but the remnants of the Taliban and all Al-Qaeda have remained potent. अमेरिका ने जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था इसके अकॉर्डिंग जहाँ अलकायदा के संगठन थे वहाँ पर अटैक किया गया और अफगानिस्तान से तालिबान के शासन को उखाड़ फेंका गया। अफगानिस्तान से तालिबान के शासन को तो उखाड़ फेंक दिया गया, पर अलकायदा को पूरी तरह से मिटा पाने में असफल रहे। आज भी अलकायदा जो संगठन है अपना एक्टिव है और इस घटना के बाद भी वेस्टर्न कंट्री में कई जगह पर इसने अपने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। The US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of the government of the persons being arrested. इस घटना में अमेरिका के आतंकवादी घटना में जितने भी लोगों के तार इसके साथ जुड़े हुए थे उन सब को दुनिया के अलग अलग जगह पे जहाँ पे उनके तार कनेक्टेड है, जहाँ पे लिंक कनेक्टेड थे वहाँ से उन्हें अरेस्ट किया गया। और जहाँ से इन लोगों को अरेस्टेड किया गया उनकी फैमिली को, उनकी कंट्री को भी नहीं पता कि अरेस्टेड हो चुके हैं और इन्हें अरेस्ट करके एक सीक्रेट प्रिजन में रखा गया। Some of them were brought to Guantanamo Bay as a US naval base in Cuba, where the prisoners did not enjoy the protections of international law or the law of their own country. इनमें से बहुत सारे प्रिजनर जो 9/11 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो लोग 9/11 की घटना में के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन लोगों में बहुत सारे लोगों को क्यूबा के नज़दीक ग्वांटानामो बे जो कि अमेरिका का यूएस नेवल बेस है वहाँ पर रखा गया है। और इन लोगों पर न तो इंटरनेशनल लॉ लागू हो रहा है, न अमेरिका का लॉ इन पे लागू होता है और न ही जिस कंट्री के ये हैं वहाँ के कोई भी लॉ इन पे लागू हो रहा है। इवन द UN representative were not allowed to meet these prisoners. यहाँ इन प्रिजनर्स को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलने को अलाउ नहीं किया है। तो हमने 9/11 की घटना पढ़ी। इसी तरह से अमेरिका ने 19 मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करवाया, जिसे बोलते हैं द इराक इन्वेजन। On 19 March 2003, the US launched its invasions of Iraq under the condemned Operation Iraqi Freedom. More than 40 other countries joined in a US-led coalition of the Willings after the UN refused to give its mandate to the invasion. 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण के लिए 40 देशों की मिलीजुली सेना तैयार होती है और उस सेना का नाम दिया गया है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस सेना का नाम दिया कोलिशन ऑफ विलिंग्स और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च 2003 में यूएस द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और इस ऑपरेशन के लिए 40 कंट्रीज की मिलीजुली ज्वाइंट आर्मी तैयार होती है, जिस आर्मी का नाम था कोलिशन ऑफ विलिंग्स। और इस अटैक के लिए यूएन से कोई परमिशन नहीं लिया था। यूएन इस अटैक के लिए कोई इन्हें परमिशन नहीं देता। विदाउट यूएन के परमिशन से ही हमें इराक पर आक्रमण किया जाता है। इराक पे आक्रमण का कारण अमेरिका द्वारा ये बताया जाता है कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन करने वाले हथियार, उसके पास मास डिस्ट्रक्शन वाले केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। इसी वजह से उन पे काबू पाने के लिए
इराक पर आक्रमण किया गया। ये अमेरिका द्वारा बताया गया कारण था। The ostensible purpose of invasions was to prevent Iraq from developing weapons of mass destruction (WMD). Since no evidence of WMD has been unearthed in Iraq, it is speculated that the invasion was motivated by the other objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to US. इराक में आक्रमण करने के बावजूद भी इराक में ऐसे कोई हथियार नहीं मिलते जिस तरह का दावा अमेरिका ने किया था। मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का दावा जो अमेरिका ने किया था, इस तरह कोई हथियार इराक में नहीं मिलते हैं। और इससे ही पता चलता है कि अमेरिका का पर्पस कुछ और था। अमेरिका इराकी ऑयल फील्ड्स पर अधिकार करना चाहता था और इराक पर ऐसी सरकार को बिठाना चाहता था जो यूएस फ्रेंडली हो, अमेरिका के सपोर्ट पे रहे। Although the government of Saddam Hussein failed swiftly, the US has not been able to pacify the Iraq. Instead, a full-fledged insurgency against US occupations was ignited in Iraq, while the US has lost over 3,000 military personnel in the war. सद्दाम हुसैन का शासन जो इराक में था वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसे उखाड़ फेंक दिया जाता है और उसकी जगह पर अमेरिका द्वारा अपनी पसंद की सरकार को बिठा दिया जाता है। इतना करने के बावजूद भी अमेरिका इराक में शांति कायम करने में असफल रहता है। यहाँ पर अमेरिका के जो ट्रुप्स इराक में थे उनके और इराकी ट्रुप्स के बीच, दोनों के बीच, इराकी ट्रुप के बीच इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है। इंस्टेड ऑफ फुल फ्लेज इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन वाज इग्निटेड इन इराक। इस वॉर में 3,000 मिलिट्री पर्सनल्स जो अमेरिका के थे वो मारे जाते हैं और इराक के तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं। इराकी casualties were very much higher. It is conservatively estimated that 50,000 Iraqi civilians have been killed since the US-led invasion. इसमें 3,000 तो अमेरिकी मिलिट्री मारे गए थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में इराकी मिलिट्री और 50,000 के आसपास सिविलियंस भी मारे गए, इंजर्ड हुए। It is now widely recognized that the US invasion of Iraq was in some crucial respects both a military and political failure. तो यहाँ पर अब अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर आक्रमण करना अमेरिका के लिए पॉलिटिकली मिलिटरीली कहीं पे भी बेनिफिशियल नहीं रहा। अमेरिका इस अटैक में सक्सेसफुल नहीं रहा, हालांकि अटैक जीत लिया था, फिर भी ना तो अमेरिका उस इराक में शांति कायम करने में सफल रहा और यहाँ पर सिविलियन बहुत मारे गए। तो ये वार अमेरिका के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रहा। तो बेटा आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कल से हम पढ़ेंगे व्हाट डज हेजेमनी मीन्स। थैंक यू बेटा।